बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस 31 आलो ईस्ट के पार्टी के इस कार्यक्रम में मंच में हमारे साथ उपस्थित अरुणाचल वेस्ट के सांसद जो कि दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर फॉर आर्ट साइंसेज श्री किरण रिजिजू जी, सरकार में राज्य सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्री श्री तुमके बागरा जी, यहाँ के स्थानीय विधायक और हमारे दोस्त श्री केंतो जिनी जी, लिरुमबा के ऑनरेबल एमएलए छोटा भाई समान न्यामर करबक जी, और आपके पड़ोसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है रुमगोंग, वहाँ के ऑनरेबल एमएलए श्री तालिम ताबो जी, हम सभी के बीच उपस्थित बहुत ही सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर श्री दोय यादव जी, चेयरमैन बायोडाइवर्सिटी श्री तायक गोई जी, भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रेसिडेंट श्री मिंतो एते जी, हमारे जेडपीसी वेस्ट सियांग श्री तुम्पे एते जी, हमारे बीच उपस्थित जेडपीसी लेबर अदा मैडम न्यावी दिर्ची जी, 31 आलो ईस्ट के मंडल प्रेसिडेंट श्री लीगे लोलन जी, और अभी रिसेंटली जस्ट हम सब ने विटनेस किया कि फॉर्मर जो इस डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस आई के प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव कुल मिला के 700 लोगों का आज ज्वाइनिंग हुआ है, हेडेड बाय श्री ओबांग तमुक जी। आप सभी को हम स्वागत करते हैं। और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन श्री जोमकिर नाहो जी और हमारे बीजेपी वेस्ट सियांग के इंचार्ज श्री कलिंग परतिंग जी, यहाँ उपस्थित सभी जेडपीएम्स, सभी ग्राम पंचायत लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और खास करके हमारे बीच उपस्थित हमारे गांव-बुरास और हमारे बीच उपस्थित रिटायर्ड जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर है, रिटायर्ड डायरेक्टर्स है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स लोग हैं, रिटायर्ड आर्मी का कर्नल साहब भी यहाँ पे मौजूद है, और मेरे आज के इस इवेंट में जो जितना भी जो पोनुंग पार्टी ने भाग लिया और मीडिया के दोस्तों, आज के इस इवेंट में सबसे पहले तो आप सभी का बीच में यहाँ आने का बाद बहुत सारा ढेर सारा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हम लोग ने किया है। कुल मिला के 35 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है और 12 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन लेइंग हुआ है। तो कुल मिला के करीबन 150 करोड़ का लागत से अभी ये फंक्शन हम लोग ने इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन हम लोग ने ले किया है। तो सबसे पहले तो सरकार के ओर से खास करके इस अपना 31 आलो ईस्ट, ये जितने भी इनॉग्रेशन हुआ, फाउंडेशन हुआ, ये केवल 31 आलो ईस्ट का ही है। तो सरकार की ओर से मैं इन सारा प्रोजेक्ट्स को 31 आलो ईस्ट के जनताओं को हम डेडिकेट करते हैं। आज वैसे जितना भी जो इस क्षेत्र का जो विकास करने में आपने यहाँ के जो स्थानीय विधायक श्री केंतो जिनी पिछले 4.5 साल से जो मेहनत करके आया है, आप सभी लोग गवाह हैं, आप सभी लोग विटनेस रह चुके हैं किस प्रकार से वो अपना 10 ईयर 2019 ऑनवर्ड्स का जो जर्नी किया है, उसमें क्या क्या चेंजेस आया है, उसमें कुछ डिटेल और भी डिटेल हमारा केंतो जिनी साहब ने आप लोगों के बीच में रखा। तो इसमें अगर डिटेली बोलेंगे तो बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा। तो मैं केंतो जिनी साहब को बताया हूँ कि इस बार का जब हम लोग स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करेंगे तो आपके क्षेत्र में जितना भी जो काम हुआ है पूरा बुकलेट में प्रिंट करके वो जनता को लेके दिखाना चाहिए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए जितने भी आज यहाँ पे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कार्य को और भी जनता तक लेके जाने के लिए। अभी अरुणाचल का जो पूरा विकास का जो बात है, अभी किरण जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने भी अपने शब्दों में स्पीच में मेजरली उन्होंने कवर किया है। तो उसको मैं बताने से पहले, क्योंकि आज यहाँ पे काफ़ी सीनियर अपना यहाँ पे लीडर्स लोग भी यहाँ पे है और रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग भी यहाँ पे विराजमान है, तो देखिए कि हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट 2014 से पहले क्या हालत था, उस हालत को हम लोगों को बैकड्रॉप में री इमेजिन हम लोगों को करना पड़ेगा।
नहीं तो आज का ये डेवलपमेंट जितना भी जो हो रहा है, हम लोगों को फर्क जो है वो महसूस हम लोग कर नहीं पाएगा। सो आप लोग सोचिए कि 2014 ऑनवर्ड्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एरा से पहले, उससे पहले हमारा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश का क्या स्थिति था हम लोगों का। बहुत बुरा स्थिति था हम लोगों का। हमारे पास रोड सड़कें ठीक नहीं था, हमारे पास कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन बिल्कुल ना के बराबर था, एयर सर्विस बिल्कुल नहीं था, रेलवे सर्विस बिल्कुल नहीं था। हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का बहुत बिगड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर था। इकोनॉमिक पॉलिसीज, हम लोगों का जो स्टेट का रेवेन्यू, बहुत हम लोगों का हालत खराब था। तो देखिए ये पूरा जो चेंज हुआ है 2014 ऑनवर्ड्स, 2014 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरे देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान देते हुए 2014 में पूरा हमारा बीजेपी का फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बनने के बाद तब जाके ये सब काम हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसा एक व्यक्ति है कि वो मुख्यमंत्री गुजरात बनने से भी पहले वो पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता, वो भी पार्टी में ही काम कर रहा था। तो नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने कई बार उन्होंने टूर कर चुका है। सो नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट का चैलेंजेस और हमारा नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल भी माननीय प्रधानमंत्री जी को अच्छे से उनको पता है। सो इसलिए 2014 में वो जैसे ही प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले उन्होंने एक बड़ा रिफॉर्म उनका पॉलिसीज में लेके आया कि यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट नॉर्थ ईस्ट में हर एक 15 दिन के अंतर्गत में ये करना है। तो तब से लेके अभी तक 2014 ऑनवर्ड से लेके अभी तक पूरा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में सेंट्रल मिनिस्टर्स का बहुत बड़ा यहाँ पे विजिट हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में विजिट हुआ है। यूनियन मिनिस्टर्स का अपना राज्य में विजिट होने से उससे बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। पहले जब कांग्रेस का जब सरकार था तो नॉर्थ ईस्ट के लिए यूनियन मिनिस्टर आता था, मगर केवल गुवाहाटी तक आके वो लोग फिर चला जाता था। और सभी अखबारों में, अपने यहाँ स्टेट में भी जो अखबार, जितने भी जो एजेंसीज है, वहाँ में हेडलाइन होता था कि फलाना फलाना यूनियन मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में आके गया। तो उन लोगों के लिए उस वक्त नॉर्थ ईस्ट जो है केवल गुवाहाटी ही हुआ करता था। और उस वक्त में जो मेंटेलिटी था ब्यूरोक्रेसी में भी, यूनियन गवर्नमेंट में, उन लोगों का भी सोच वही था कि नॉर्थ ईस्ट तो एक ही है, उन लोगों का कल्चर भी सेम है, भाषा भी सेम है, वो लोग सब एक ही टाइप का लोग वहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे सोच था। अभी सोचिए आज़ादी का बाद 75 साल हम लोग अभी इस बार हम लोग ने मना लिया है। तो करीबन 65 इयर्स का जो जर्नी रहा नॉर्थ ईस्ट के लिए, इट वॉज वेरी टफ। अरुणाचल तो बहुत ही टफ से गुजरा है हम लोग, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अरुणाचल जो है नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट में है। वी आर द नॉर्दर्न मोस्ट विद इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो द ईस्टर्न मोस्ट अपना नॉर्थ ईस्ट में। तो अरुणाचल तो बहुत चैलेंजिंग स्टेट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सही पॉलिसी नहीं होने के कारण, सही अप्रोच नहीं होने का कारण हम लोग का 65 इयर्स हम लोग नॉर्थ ईस्ट बहुत हम लोग झेलना पड़ा है। मगर इस जो प्रॉब्लम को माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत करीब से उन्होंने महसूस किया। उन्होंने खुद यहाँ जो ऐसे कार्यकर्ता, उन्होंने खुद जो टूर किया नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने देखा, तब जाके 2014 ऑनवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट का जितना भी समस्या था उसको एड्रेस करके अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश अभी डेवलपमेंट की राह पर हम लोग बढ़ रहे हैं। सो उनका टेन्योर में आप देखिए कि अभी इतना बड़ा काम हुआ। हम लोग का अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा एक स्टेट है, पूरा भूटान बॉर्डर, इसके बाद तिब्बत बॉर्डर से लेते हुए म्यांमार बॉर्डर, ईस्टर्न मोस्ट में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का कनेक्टिविटी में होता है। कनेक्टिविटी में अभी बेसिकली अभी 4 टाइप का कनेक्टिविटी, रोड हो गया, डिजिटल कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी एंड एयर कनेक्टिविटी। तो चारों क्षेत्र जो कनेक्टिविटी में है, आप देखिए कि कौन सा कनेक्टिविटी में काम नहीं हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग बोलिए कौन सा क्षेत्र में काम नहीं हुआ। किसी भी क्षेत्र में हम पूरा काम हम लोग ने करके अभी डिलीवरी हम लोग दे रहा है। अभी आज हम लोग बहुत बार जिक्र किया यहाँ आलोकर रोड के बारे में, और किरण जी ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिया है। 2015 में ट्रांस अरुणाचल हाईवे का सैंक्शन तो पहले ही हुआ था, मगर उसमें फोकस वे में किस प्रकार से काम करना है, तो वहाँ से टेंडरिंग होके कॉन्ट्रैक्टर्स आना शुरू हुआ। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ में गवर्नमेंट जो है एक मजबूत गवर्नमेंट नहीं होने का कारण से ये सब काम जो है डिले के ऊपर डिले, डिले के ऊपर डिले, ऐसे जगह हम लोगों को झेलना पड़ता था। अभी देखिए ईटानगर में जो होलोंगी एयरपोर्ट, दोनीपोलो एयरपोर्ट,
वो देखिए 3 साल का हम लोग ने रिकॉर्ड टाइम में बना के अभी पब्लिक का सेवा में है वो अपना दोनीपोलो एयरपोर्ट। अभी एयरपोर्ट में पासीघाट एयरपोर्ट हो गया, उड़ान स्कीम से जुड़वा दिया, तेजू स्कीम उड़ान स्कीम से हम लोग ने जुड़वा दिया, मेचुका एयर स्ट्रिप हो गया, अपना आलो का ये एयर स्ट्रिप को बना दिया, जीरो जो है उड़ान स्कीम में हम लोग ने जुड़वा दिया, वहाँ वालोंग में एयर स्ट्रिप हम लोग ने बना दिया, विजयनगर में है, विजयनगर का एयर स्ट्रिप को भी हम लोग ने पूरा बना दिया है। सो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का जो एयरपोर्ट का जो नेटवर्क है वो काफ़ी फैला हुआ है और आने वाला दिनों में और 2 नया एयरपोर्ट अभी बनने वाला है। एक हो गया सुबनसिरी, 3 एयरपोर्ट, एक सुबनसिरी एरिया में, एक हमारा दिरांग एरिया में और एक हो गया अनिनी एरिया में। ये 3 एयरपोर्ट भी अभी इस साल से सैंक्शन होके काम जो है वो शुरुआत हो जाएगा। सो इस प्रकार का बहुत बड़ा रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मदद करके हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। अभी टेक्नोलॉजी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि आजकल तो पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट का ज़माना जब आ जाता है तो हम लोग उससे भाग नहीं सकता है, उसके साथ हम लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो उस जोड़ने का काम में भी नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने जो मीटिंग किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि अरुणाचल प्रदेश बहुत दूर दराज में गाँव बसे हुए हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, मगर वहाँ पे 10 घर का भी एक गांव होता है, 20 घर का भी एक गांव होता है। तो वहाँ में बेसिक जो फैसिलिटीज़ है हम लोगों को पहुँचाना होगा, चाहे वो रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो या चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो। तो डिजिटल कनेक्टिविटी में अभी आप लोग देख सकते हैं कि हर एक जगह अभी 4G का टावर जो है डेली बेसिस में वो चालू होना वो शुरुआत हो गया है। तो मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स 4G टावर माननीय प्रधानमंत्री ने स्पेशली फॉर अरुणाचल वो डेडिकेट करके हम लोगों को सैंक्शन किया है। अभी काम हमने टारगेट किया है कि बाय दिसंबर नहीं तो बाय जनवरी सबको काम कंप्लीट करने के लिए। सो इस प्रकार से अरुणाचल में कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी जो मैंने मेंशन किया वो रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी जब फर्स्ट टाइम अरुणाचल पहुंचा 2015 में, तो उन्होंने पहली बार अपना नाहरलगुन को रेलवे के साथ में जोड़ा। उसका बाद में मैं मुख्यमंत्री बनने का बाद फिर डायरेक्ट दिल्ली से भी ट्रेन हम लोग ने लॉन्च किया, शताब्दी एक्सप्रेस लॉन्च किया, विस्ता डोम हम लोग ने लॉन्च किया। इसके अलावा अभी हम लोग का पासीघाट एरिया से जोनाई से पासीघाट तक का भी अभी टेंडर हो गया है, रेलवे का काम बिछना शुरू हो गया है। फर्दर पासीघाट से लेके हमारा परशुराम कुंड वहां तक का भी पूरा सर्वे का काम हो गया है, वो भी बहुत जल्दी सैंक्शन होके काम शुरुआत हो जाएगा। एंड मोर इंटरेस्टिंगली ये है कि हम लोग देखिए पहाड़ में जो लोग बैठते हैं, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकता है कि हम लोगों का जगह में भी रेलवे का लाइन आएगा, मगर आने वाला दिनों में हम लोगों का जगह में भी रेलवे का लाइन पहाड़ों में भी आएगा। और खुशी का बात यह है कि रेलवे ने अभी आपका आलो तक का सर्वे अभी कंप्लीट कर दिया है। आने वाला दिनों में आपका यहाँ आलो में भी रेलवे का लाइन आएगा। यही नहीं बल्कि अभी सोचो तवांग जैसे जगह जो इतना ऊंचा है पहाड़, वहां में भी सर्वे का काम कंप्लीट हो गया है। आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी का रेल नेटवर्क उस तवांग जैसे जिले में भी पहुंचेंगे। सो इस तरह का बड़ा प्रोग्राम रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ में इस देश को आगे बढ़ा रहा है। सो इस जो टेन्योर जो है और अभी जो अच्छा दिन जो आया हुआ है, सो उस अच्छा दिन में हम लोगों को भी अच्छा से हम लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों को निभाना होगा। हम लोगों को जानना होगा कि देखिए पॉलिसी मेकर्स लोग इम्पोर्टेंट होता है, वही हम लोगों का फ्यूचर गवर्नमेंट का पॉलिसीज किस प्रकार से हम लोग तय करते हैं। सो उस दौरान देखिए कि अभी जो किरण जी का जो सबसे पहले वो जब सांसद बना 2004 में ऑपोजिशन ही रहा, इसके बाद फिर 2014 में सेकेंड टाइम जब वो जब इलेक्ट हुआ तब जाके वो मंत्री का उनको दर्जा मिला। तो मंत्री का दर्जा मिलने के बाद यूथ एंड स्पोर्ट्स में वो एज इंडिपेंडेंट वहाँ पे काम किया और होम मिनिस्ट्री में भी वहाँ पे एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट वहाँ पे काम किया। तो नरेंद्र मोदी साहब का डायनेमिक्स देखिए, मैं थोड़ी देर पहले जो बताया कि नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम्स को वो समझता है। तो अभी देखिए कि नॉर्थ ईस्ट से हमारा यूनियन मिनिस्टर में 5 लोगों को वहाँ पे जगह दिया हुआ है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर जिसमें से एक अपना किरण जी है और 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और अपना देश का
पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कंट्री का पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक नॉर्थ ईस्ट से 5-5 यूनियन मिनिस्टर्स कभी नहीं बना, कभी नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए बनाया ताकि नॉर्थ ईस्ट का जो विकास होना है उसको गति देने के लिए, उसको स्पीड देने के लिए नॉर्थ ईस्ट से 5-5 मिनिस्टर्स बनाया और किरण जी को कैबिनेट बनाया वहां पे। तो किरण जी को कैबिनेट वहां पे जब बनाया तो मतलब पूरा अरुणाचल प्रदेश को ही बहुत बड़ा एक इज्जत दिया। पॉलिटिकली देखा जाए तो हमारे पास लोकसभा में केवल 2 ही एमपी है, अरुणाचल ईस्ट, अरुणाचल वेस्ट, लोकसभा में 2 ही एमपी है। ऐसे बहुत सारा प्रदेश है जो 10 से भी अधिक एमपी वाला बहुत सारा प्रदेश है, लेकिन वहां में यूनियन मिनिस्टर का दर्जा, कैबिनेट का दर्जा नहीं देते हुए अरुणाचल को दिया, और वो भी किरण जी को दिया। तो इसका मतलब अरुणाचल का जो चैलेंजेस है वो भारत सरकार में पहुंचना चाहिए। वो प्रॉब्लम जो कैबिनेट मीटिंग जब होता है तो उस कैबिनेट मीटिंग में अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम को बोलने के लिए तो अपॉइंटमेंट किया है। सो इसलिए हम लोगों को क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, खास करके यहाँ आलो एरिया में। और गालो समाज तो बहुत ही एजुकेटेड है, आप लोगों को वैसे समझाना जरूरत तो नहीं है, आप लोग जानते हैं ये सारा बातों को कि हाउ दिस सिस्टम फंक्शंस। सरकार में, स्टेट में होता है चीफ मिनिस्टर, यहाँ से जो भी होता है चीफ मिनिस्टर का अंतर्गत में होता है। यहाँ से चीफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन करके बड़ा बड़ा स्कीम्स हो, जो भी हो, स्टेट का जो भी समस्या है उसको केंद्र सरकार में रिकमेंड चीफ मिनिस्टर का माध्यम से दिल्ली भेजता है। और दिल्ली में वहाँ पे सांसद एमपीस लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको मिनिस्ट्री में जा जाके ऑफिसर्स को समझाना हो, वहाँ का यूनियन मिनिस्टर कलीग्स लोगों को समझाना हो, तब जाके अगर बड़ा फैसला का जरूरत है तो उसको फिर मैटर को यूनियन कैबिनेट में लेके जाता है। तो यूनियन कैबिनेट में जाके चर्चा होने के बाद तब जाके स्कीम्स को पास करके हमारे पास स्टेट में आता है। तो इस सारा जो वर्किंग जो सिस्टम में एसएन एमपी और एमपी से भी बड़ा दर्जा एसएन यूनियन मिनिस्टर और वो भी कैबिनेट, ये देखिए अरुणाचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का एक मौका मिला है हम लोगों को। तो इसीलिए किरण जी का जो योगदान है, स्पेशली 2014 ऑनवर्ड्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ में उन्होंने जो चल के अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट और बाकी देश का अन्य राज्यों में भी उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन एक रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताएगा। जो वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उससे पहले अपना देश का स्पोर्टिंग के दुनिया में देश का भी लेवल जो है काफी लो हुआ करता था। अरुणाचल का भी आप लोग साथ में कंपेयर कीजिए, अरुणाचल का भी स्पोर्टिंग क्षेत्र में स्टेट पूरा देश में सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग हुआ करता था। तो वो किरण जी यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स बनने के बाद खेलो इंडिया का अंतर्गत इसके बाद स्पोर्ट्स के जितनी भी जो पॉलिसीज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अरुणाचल को देना शुरू किया। बहुत जगह हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाया और पूरे देश में देखिए कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में उन्होंने जो स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को मनोबल को जो ऊंचा किया है, जितने भी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसको फिर गाइडेंस देते हुए, अपना ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया का साथ में कोलैबोरेट करते हुए आज देखिए देश में भी हम लोगों का स्पोर्टिंग क्षेत्र जो कितना ऊंचा हो गया है। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड मेडल हम लोग ने लेके आया है, पैरालंपिक्स में भी हम लोग ने रिकॉर्ड मेडल लेके आया है, एशियन गेम्स में भी हम लोग ने रिकॉर्ड मेडल लेके आया हुआ है। सो इस प्रकार का चेंजेस, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा स्पोर्टिंग क्षेत्र के जितने भी जो खिलाड़ी है, जितने भी जो एसोसिएशन है, हमेशा वो याद करते हैं। अरुणाचल में भी देखिए कि आज स्पोर्टिंग क्षेत्र में हम लोग नंबर 3 में है नॉर्थ ईस्ट। रिसेंटली जो नेशनल गेम्स जो खत्म हुआ गोवा में, वहाँ में स्टेट कुल मिला के हम लोगों को 13 मेडल्स मिला है। नंबर 1 जो है मणिपुर, नंबर 2 जो असम और नंबर 3 जो है अभी अरुणाचल में हम लोग आया है। और देश में भी हम लोग 21 रैंकिंग में अभी पहुंच गया है आउट ऑफ अराउंड 33 या 34 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। तो हम लोगों का रैंकिंग अभी 21 में आ गया है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे अरुणाचल में अभी हम लोगों का सुधार जो है वो आ रहा है। तो द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल ये इंपॉर्टेंट है, अभी नया चैप्टर हम लोगों को कैसा लिखना है। अभी 2024 का इलेक्शंस तो आने वाला है। 2024 का इलेक्शन पूरा तय है कि दोबारा पूरा देश लोग ने मन बना लिया कि नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना है और सत्ता में अपना भारतीय जनता पार्टी को ही आना है केंद्र में। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक ओपन सीक्रेट है। तो अभी अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट का भी इसमें क्या रोल होना चाहिए। तो
तो इसमें देखिए अभी अपना अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़्यादातर बात शेयर करूंगा आप सभी का। तो अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में आप सब लोग जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा राज्य है और हमारे यहाँ में बहुत सारा ट्राइब्स भी बसे हुए हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरुणाचल उतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेट नहीं है, बट इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट। अलग अलग ट्राइब्स बसे हुए हैं, अलग अलग रीजन का चैलेंजेस अलग अलग है। जैसे यहाँ आलो का जो चैलेंजेस जो है, वहाँ तकसिंग का चैलेंज अलग होगा। वहाँ जैसे अभी नामसाई का जो चैलेंजेस है, यहाँ का चैलेंजेस अलग होगा। हमारा तवांग का जो है वो चैलेंजेस टोटली अलग होगा। और हर एक जगह ट्राइब्स अलग अलग बैठा हुआ है और सभी ट्राइब्स का पल्स भी अलग अलग होता है। सोचने का ढंग, काम करने का ढंग भी अलग अलग होता है। तो इन सारा चीज़ को जोड़ के आगे लेके जाने के लिए मैंने डे 1 को ही कहा कि ये प्रदेश को आगे बढ़ा पाने से केवल भारतीय जनता पार्टी ही बढ़ा पाएगा, भारतीय जनता पार्टी ही बढ़ा पाएगा। ये ऑलरेडी मैंने बोल के रखा हुआ है। क्योंकि हम लोग देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस या जब से 1972 से यूनियन टेरिटरी का जर्नी हम लोग ने जब स्टार्ट किया, सो तब से लेके मेजरली 95% जितने भी अरुणाचल में जो गवर्नमेंट रहा वो कांग्रेस का ही गवर्नमेंट रहा। और आज यहाँ पे जितने भी जो लोग आए हैं, वंस अपॉन अ टाइम सभी कांग्रेस में ही था, हम लोग सभी कांग्रेस में ही था। तो कांग्रेस का वर्क कल्चर जो है हम लोग अच्छे से देखा हुआ है। आप सबको पता है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में 2011 को ही हमने ज्वाइन किया, हमारा पिताजी स्वर्गवास होने के बाद। तो ज्वाइन करके मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद कांग्रेस का जो है मैं अंदर से ही देखा कि उसमें तो अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को एक मनी मिंटिंग स्टेट बना के वो लोग ने रखा। अरुणाचल और पूरा नॉर्थ ईस्ट में स्कीम वहाँ से सैंक्शन करने के लिए भी यहाँ से पैसा पहले लेके पहुँचाना पड़ता था, तो भी जाके स्कीम्स वहाँ से आता था। सो ये जो कल्चर जो है वो कब तक हम लोग सस्टेन कर पाएगा। तब जाके मैंने कहा कि कांग्रेस और हमारा तालमेल जो है अभी नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने कांग्रेस का अंदर ही हम लोग ने विरोध किया और मैंने कांग्रेस मिनिस्ट्री से मैंने रिजाइन भी किया। आप सबको अगर याद है तो कांग्रेस में मैं मिनिस्टर था, मैंने रिजाइन भी कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था मैंने। क्योंकि कांग्रेस ने इतना साल संभाला और दिल्ली से जो अप्रोच है वो बात नहीं बनता था। उसमें अपना लीडर्स लोगों का गलती नहीं है, गलती है तो केंद्र का जो लीडर्स है उन लोग ने सही रास्ता गाइडेंस दे के किस प्रकार से काम होना चाहिए, जैसे अभी किस प्रकार से हम लोगों का जो वर्क कल्चर है उसी प्रकार से उन लोगों को गाइडेंस अगर हम लोगों को पहले मिलता तो हमारा जितने भी जो फॉर्मर लीडर्स लोग भी अच्छा परफॉर्म करता। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं सही टाइम में ऐसे मुख्यमंत्री का रूप में बनने का अवसर मिला, जिस वक्त हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे देश को चला रहा है। ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद आज से 30 इयर्स पहले अरुणाचल को मिलता। आज से 30 इयर्स पहले केंद्र का जो प्रधानमंत्री और जितने भी जो यूनियन मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स लोग इस तरह से अप्रोच रखता, हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत पहले से ही आगे चला जाता। मगर अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार का अप्रोच नहीं होने का कारण से हमारे यहाँ के भी जितने भी जो फॉर्मर लीडर्स है, फॉर्मर सीएम्स है, वो लोग परफॉर्म कर नहीं पाया। क्योंकि मैक्सिमम जो पैसा होता है वो दिल्ली से ही आना पड़ता है, यूनियन से ही आना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे उस लेवल का परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी यहाँ पे दिखा नहीं पाया। मगर नाउ वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि दिल्ली में अच्छा एक प्रधानमंत्री मिला है जो हर एक चीज़ को इमीडिएटली अप्रूव करके भेजता है। तो अभी हम लोगों का वही मैं बोल रहा था कि अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों का आगे का जर्नी किस प्रकार से हम लोगों को मिलकर तय करना है। सो टीम अरुणाचल का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि वी शुड कंट्रीब्यूट इन मेकिंग आवर ओन स्टेट। अपना अपना चाहे जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे बिजनेसमैन क्यों ना हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, सोशल वर्कर क्यों ना है, हर एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक अच्छा से निभा के अगर हम लोग काम करेंगे तो ये प्रदेश जरूर आगे जाएगा और आगे गया भी है। तो 24 इलेक्शंस के बाद में तो और भी हम लोग यहाँ पे डबल स्पीड अभी मांगने के लिए मैंने पूरा रोड मैप बना के रखा हुआ है। 24 के बाद में प्लानिंग में एक बड़ा प्रोसेस मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। प्लानिंग प्रोसेस में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर्स का जो डैशबोर्ड होता है वहाँ से मॉनिटर किया जाएगा। जैसे मैंने बोला है कि आपका 31 आलो ईस्ट का जो चैलेंजेस है, आपका पड़ोसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 27 लिरुमवा वहाँ से अलग है। आपका पड़ोसी जो आलो वेस्ट है 30 आलो वेस्ट है, उसका चैलेंजेस अलग है। तो इस प्रकार से पूरा जो है प्लानिंग प्रोसेस सीएमओ से डायरेक्ट मॉनिटर होगा और प्रेफरेंस हम लोग पूरा सेट करेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कहाँ पे है,
स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ सेक्टर में और भी क्या प्रॉब्लम है, सारा चीज़ अभी उसको प्रोफेशनली हम लोग मैनेज करते हुए प्लानिंग में बड़ा एक रिफॉर्म में करने वाला हूँ। और जब ये रिफॉर्म होने का बाद तो आप लोग देखिए कि अरुणाचल प्रदेश का अभी जो स्पीड है वो दुगुना तिगुना और उसके बाद 4 टाइम्स स्पीड से हम लोग आगे लेके जा पाएगा। सो उस आगे लेके जाने में तो हम लोगों को एज एन टीम एकजुट होके हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो आज मैं यहाँ पे जो बैठा था तो मैं किंतो जिनी साहब को बोल रहा था कि हमारा जो कर्नल गुमसुल आंगू साहब है, उनका बगल में जो बेटा है अपना पुराना कांग्रेस लीडर अपना मिंकिल लोलेन साहब जैसे जैसे एक देख रहे हैं, वो है क्या बोल के पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ मिंकिल लोलेन साहब भी अभी कुछ ही महीना हो गया यहाँ ज्वाइन हो गया। सो इस प्रकार का नाउ द पॉलिटिक्स वी हैव टू चेंज। पॉलिटिक्स जो है इट शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बीजेपी का जो कल्चर है वो मनी कल्चर नहीं होता है। बीजेपी का जो पॉलिटिक्स का जो कल्चर है, पॉलिटिक्स जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। और जिस प्रकार से अभी किंतो जिनी साहब 31 आलो अपना ईस्ट के 2019 में आप सभी लोग ने मिलके अनकॉन्टेस्ट करके यहाँ से भेजा। एंड लास्ट 4.5 years में उन्होंने इतना काम किया, आलो का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हमको याद है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद 2017 में मैं शायद यहाँ पे टूर में आया था कुछ फंक्शन के लिए। तो उसमें अपना फॉर्मर मिनिस्टर एक अपना दो यादव साहब भी था और दूसरा फॉर्मर मिनिस्टर अपना किंतो एते साहब वो दोनों था। तो हमको बोला है कि मैं तो इन लोगों का बेटा जैसे ही हूँ, तो बोला बेटा आप हमारे साथ कॉलोनी पूरा चलो। तो मैं बोला कि सुबह मैं ऑलरेडी वॉक करके आया हूँ, तो दोनों का परेशान होता है कि कॉलोनी इतना रोड ठीक नहीं है, हमारे वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। तो मैं ऑलरेडी सुबह मैं वॉक करके पूरा कॉलोनी को हमने देखा कि हालत खराब था आप लोगों के यहाँ पे, पूरा आलो टाउनशिप का भी आप लोगों का यहाँ में भी कॉलोनी में ढंग का रोड नहीं है, इतना गंदा कीचड़ से भरा हुआ। मैंने अपना स्पीच में भी जिक्र किया था, वो उस वक्त अगर आप लोग आर्काइव्स में होगा तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो मैंने कहा कि आने वाला दिनों में इन सारा जो गंदगी है, सड़कों में जो भी प्रॉब्लम है, सब हम लोग ठीक करेंगे। इसके बाद फिर 2019 ऑनवर्ड्स किंतो जिनी साहब बन के आने के बाद इन्होंने फिर उस गति में बहुत ज़्यादा साथ देते हुए डिपार्टमेंट का साथ में मिलकर तो अपना यहाँ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे किया है। और आपके इस 31 आलो ईस्ट में लगभग 99% जितने भी कॉलोनी का रोड्स अभी ठीक हो गया है। 1% या 2% जहाँ भी कमी होगा वो भी हम लोग ठीक कर देंगे। ये भी हम एडिशनली आप लोगों को एश्योरेंस भी करते हैं। अभी फ्यूचर रोड के बारे में मैंने प्लानिंग का ब्रॉडली आपको बताया। और देखिए फ्यूचर रोड जो है हम सभी अरुणाचलीस लोगों का, ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम लोग करप्शन को सिस्टम से नहीं हटाएगा। करप्शन को सिस्टम से हटाना ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखिए पुराना जो कांग्रेस का मेंटेलिटी जो है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में सरकारी कर्मचारियों में अभी भी वो थोड़ा सा छाया हुआ है। उसको मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, खास करके सरकारी कर्मचारी लोगों को। 2016 में मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने क्लियरली बोला कि चीफ सेक्रेटरी से लेके जितने भी जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मैंने बोला कि पुराना जो हो गया, उन लोगों का दुनिया अलग था, मगर ये सरकार का टाइम में, हमारा सरकार का टाइम में इसको हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। ये बोलने का बावजूद कोई सिस्टम में कोई ऐसे एक दो लोग होता है कि इवन सरकारी कर्मचारी भी बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। आज जितनी भी अरुणाचल प्रदेश का प्रोग्रेस हुआ है, सरकारी कर्मचारी का एक मेजर एक कंट्रीब्यूशन है। उसका बावजूद कुछ सरकारी सिस्टम में ऐसे कुछ ऑफिसर या ऑफिसर्स लोग भी होते हैं कि इतना ब्लंडर कर देते हैं कि पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशंस को भी बदनाम कर देता है, सरकार का भी नाम पूरा बदनाम कर देता है। मगर मैं उसमें रुकने वाला नहीं हूँ। मैं आज भी बोलता हूँ और आने वाला दिनों में भी हम बोलेंगे कि करप्शन प्रैक्टिस जो करता है उसको हम छोड़ेगा नहीं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड देखिए बहुत बड़ा रिफॉर्म हम लोग ने लेके आया। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं 2016 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला तो पीएम साहब ने हमें केवल यही डायरेक्शन दिया कि अरुणाचल में बहुत पोटेंशियल एक राज्य है, केवल आप वहाँ पे जाके रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं राज्य में आके सबसे पहला रिफॉर्म तो हम लोग ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हम लोग ने बनाया। पहले क्या होता था, इलेक्शन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसको भी वोट मांगने जाओ
तो अपने घर में कितना वोट है उसका मुताबिक से नौकरी का एग्रीमेंट होता था कि अगर आप जीत जाता है तो हम लोगों को इतना नौकरी देना चाहिए। तो उस वक्त में देखो सिस्टम था ही नहीं उसमें। मैं फॉर्मर लीडर्स या सरकार या जो भी चीफ मिनिस्टर है उनको हम बदनाम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस वक्त में सिस्टम नहीं था। उस वक्त में रिक्रूटमेंट ऐसे ही मतलब हुआ करता था। तो हमने कहा 2016 में कि इसको अभी हम लोगों को बंद करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हम लोगों को मेरिट बेसिस में अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। माता पिता इतना मेहनत करके बच्चों को स्कूल भेजता है, कॉलेजेस भेजता है, ये आशा लेके कि किसी ना किसी दिन उसका बच्चा जो है सरकार में जाके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह काम करेगा। मगर उस वक्त ऐसे कोई सिस्टम नहीं था, उस वक्त इस प्रकार का गरीब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं था। तो मैंने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हमने क्रिएट किया। अभी आज देखिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है पूरा मेरिट बेसिस में वो लोगों को नौकरी मिल रहा है। आने वाला 5 सालों में देखना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का जो वर्क फोर्स जो होगा, क्योंकि हर एक साल रिक्रूटमेंट होते होते मेरिट बेसिस वाला को जब रिक्रूटमेंट करेगा, नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में अपना गवर्नमेंट का मशीनरीज जो है बहुत इफेक्टिव मशीनरीज बन के स्टेट में और भी वो लोग योगदान देंगे। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म हम लोग ने किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घोटाला होके बैठा हुआ है, अभी 1 साल हो गया। नवंबर में उसको ये सिलसिला शायद हुआ था, तो अभी 1 साल हो गया। 1 साल से अभी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पूरा डिफंक होके बैठा हुआ है। इतना सारा पोस्ट हम लोग ने ग्रुप ए का हजारों पोस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, उसका रिक्रूटमेंट अभी हो नहीं पा रहा है। तो उसमें भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया कि पेपर लीकेज बोलिए या पेपर सेलिंग बोलिए, जो भी एलिगेशंस है। तो मैंने कहा कि ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसे किरण जी ने जो बोला, हम लोग पॉलिसी मेकर, सरकार चलाने वाला लोग नौकरी दे नहीं सकता है, हम लोग नौकरी क्रिएट करके दे सकता है। नौकरी को रिक्रूटमेंट करने वाला ग्रुप 1 ऑफिसर है तो पब्लिक सर्विस कमीशन, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 वाला है तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो वो लोग एक इंडिपेंडेंट एक एजेंसी है। तो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ये घोटाला होने के बाद तो मैंने कहा कि अभी इसको पूरा रिफॉर्मेशन, एक बड़ा ओवरहोलिंग करना जरूरी है, टॉप टिल बटम। अभी रिफॉर्मेशंस भी पूरा हो गया है। अभी एक छोटा सा मैटर को लेके गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये मैटर जो पेंडिंग है, तो बहुत जल्दी शायद ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे। जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद कमीशन मेंबर्स का गठन तुरंत हो जाएगा, और जैसे कमीशन मेंबर्स का गठन होने के बाद तो जितने भी जो पुराना जो पेंडिंग इतना हजारों जो पोस्ट दे के रखा हुआ है, उसका भी रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द फिर पब्लिक डोमेन में एडवर्टीज होके फिर रिक्रूटमेंट हम लोग नए तरीका से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो शुरुआत कर देंगे। सो इस दौरान जो भी लोग वहाँ पे जिनका उसमें पकड़ा खाया, उन सबको हम लोग अभी एक्शन ले रहा है। उसमें पब्लिक की ओर से भी डिमांड आया, क्योंकि लोग इनोसेंट लोग इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, वाइवा तक पहुंच जाता है, नहीं मिलता है, सेकंड टाइम वाइवा में पहुंच जाता है, फिर नहीं मिलता है। डेफिनेटली दिल में तो एक गुस्सा होगा, उसको हम लोग मानते हैं, इज्जत करते हैं। तो बहुत सारा डिमांड आया, बोला सीबीआई को लेके आओ, सीबीआई को लेके आओ, बोला सीबीआई को लेके आया, ईडी को लेके आओ, बोला ईडी को भी लेके आया। और इसको क्या क्या उसमें बहुत सारा उसमें कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोर्ट मॉनिटर फॉर्मर जज लोगों को भी वहाँ पे बना दिया। तो जो जितने भी जो डिमांड आया उससे बढ़ के भी हम लोग ने करके उसको, ताकि सिस्टम को क्लीन करने के लिए हम लोग ने काम करके दिया हुआ है। अभी आप देखिए डायनामिक्स, एक तो हो गया कि एपीसीएस का ऑलरेडी 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है, एक्शन भी लिया जा रहा है। इसका बावजूद भी अभी कल परसों आप लोग ने देखा होगा न्यूज में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मोर देन 250 टीचर्स, एलडीसीज और एमटीएस को हम लोग ने टर्मिनेट कर दिया। मोर देन 250, 250 से भी अधिक। इतना चीज सामने में हो रहा है, उससे लेसन नहीं सीख रहा है, उसका बावजूद भी अंदर अंदर फिर घोटाला कर रहा है। तो इस प्रकार से अपना स्टेट नहीं चलेगा भाई। तो अभी 250 इलीगली अपॉइंटेड टीचर, एलडीसी, यूडीसी और एमटीएस, मोर देन 250 को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हम लोग ने एसआईसी को लगा के पूरा टर्मिनेट कर दिया है। जो लोग इन्वॉल्व है उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो लोग भी इन्वॉल्वमेंट है। देखो भाई, अपना प्रदेश को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये करप्ट प्रैक्टिस, करप्ट मेंटेलिटी को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये करप्ट प्रैक्टिस जो होगा साथ में, ये प्रदेश जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा।
इसलिए टीम अरुणाचल का सरकार जो है हम लोग बहुत टफ डिसीजंस भी लेते हैं जनता का हित के लिए। आने वाला दिनों में और भी हम लोग रिफॉर्मेशंस करेंगे। बेसिकली अभी किरण जी ने जो बताया कि 24 के बाद में केंद्र सरकार का भी जो फोकस होगा, इट विल बी ऑन द फोकस ऑफ ईज ऑफ लिविंग एंड हैप्पीनेस इंडेक्स। उसको आधार पर हम लोगों का यहाँ पे अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर में काम होगा। इसका बाद खास करके महिलाओं लोगों को और भी किस प्रकार से सक्षम बनाना है, उस आधार पर अभी काम हो रहा है। आप सभी को पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट जो हम लोग ने 2016 ऑनवर्स जो शुरुआत किया, आज अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के 85,000 वुमेन्स पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का माध्यम से SSGs और इसके बाद CLF और PLF के माध्यम से उसमें जुड़ चुका है। बैंकिंग लिंकेज के माध्यम से उन लोगों को मदद हम लोग पहुंचा पा रहा है। स्टेट से बहुत बड़ा सपोर्ट अपना SSGs लोगों को दे रहा है। और एक अच्छा बात है खास करके अपना यहाँ आलो आप सभी लोगों के लिए, अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले हमारा जो दुबई में जो कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी, उनका साथ में अपना एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का 5 साल का हम लोग ने एग्रीमेंट साइन कर दिया है। अभी 5 साल में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज होता है, दुबई और अन्य जितने भी जो कंट्रीज है, वहाँ में अरुणाचल प्रदेश से अपना हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट होके अभी दुबई जाएगा, अभी दुबई जाएंगे। तो अभी हमारा जो अरुणाचल में मार्केटिंग बोर्ड है और आपके यहाँ डिप्टी कमिश्नर अभी एक मैडम को भेजा है IAS, वो नए हैं, तो उनके माध्यम से मार्केटिंग बोर्ड का साथ में फार्मर्स का टाई अप करके एक ऑर्गेनाइज वे में यहाँ से अभी एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे दुबई में। सो इस प्रकार से अभी हमारा यहाँ का जो प्रोड्यूस है, क्योंकि अवेलेबल मार्केट तो हमारे यहाँ नहीं है, तो उसको हम लोग बाहर ही बेचना पड़ेगा। तो इस प्रकार का हम लोग ने पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो है हम लोग ने ये बनाया हुआ है। तो आज क्योंकि किरण जी हम दोनों को फिर वापस ईटानगर भी लौटना है, क्योंकि कल फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, वहाँ असेंबली में फंक्शन अटेंड करना है। तो आज 24 का जो जर्नी है अपना वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का, आज क्योंकि 31 आलो ईस्ट के सभी यहाँ पे कार्यकर्ता और सभी सीनियर लीडर्स लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो इसमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर होना है, बहुत क्लियर होना है। और मैं भी देखिए जो भी है एकदम क्लैरिटी के साथ में चलने वाला हूँ। लोगों को हम कन्फ्यूजन में हम रख के सरकार नहीं चलाता है, पूरा क्लैरिटी के साथ मैं सरकार चलाता हूँ। अभी अपना केंतो जिनी साहब, एडवोकेट केंतो जिनी साहब बहुत यंग है। इनका परफॉर्मेंस आप लोग ने 4.5 साल आप लोग ने आजमा के देखा है। इनका परफॉर्मेंस, पार्टी भी इसका परफॉर्मेंस किस प्रकार से है, हर एक MLA कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टी भी मॉनिटर करते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। और साथ साथ दिल्ली का जो पार्टी है वो भी मॉनिटर करते हैं कि MP का परफॉर्मेंस कैसे है, MLAs लोगों का परफॉर्मेंस कैसे है, मिनिस्टर्स लोगों का परफॉर्मेंस कैसे है और मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस कैसे है। इस पार्टी में पूरा जैसे आर्मी और पुलिस में जो ACR टाइप का ही होता है कि आपका परफॉर्मेंस का मुताबिक ही आपको मौका दिया जाता है। सो इसलिए हमारा यहाँ ये वेस्ट सियांग में 31 आलो ईस्ट में पूरा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 24 में भी पूरा टिकट भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो है किरण जी की ओर से 99% दे दिया। 1% जो गैप था मैं कंप्लीट कर दिया। तो केंतो जिनी ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 2024 इलेक्शंस। और जो मुख्यमंत्री ने आपका यहाँ पे इस लोगुम जिनी ग्राउंड में आके जब अनाउंसमेंट किया, तो हमारा जो अनाउंसमेंट है इट इज बैक्ड बाय द पार्टी। हमारा जो टिकट का अनाउंसमेंट है पार्टी से भी बैक किया हुआ है। पार्टी से क्लियरेंस लेके, दिल्ली लेवल से क्लियरेंस लेके मैं आज इसको नाम अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो कंफ्यूजन नहीं होने का है। केवल मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करेंगे, आज यहाँ पे अपना बीच में आलो ईस्ट के गुमिन येगो ग्रुप भी यहाँ पे मौजूद है और साथ साथ में मिशन 2024 का मेंबर्स लोग भी यहाँ पे मौजूद है और यंग स्टार्स के ग्रुप का लोग भी यहाँ पे उपस्थित है और गस्तोपो 31 मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, सभी कार्यकर्ता आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद है।
तो अभी आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकने से इसको अनकॉन्टेस्ट करके भेजिए। अगर नहीं भी होता है, अगर अनफॉर्चुनेटली कॉन्टेस्ट होता भी है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री का जिम्मेदारी अभी आप लोगों को ऊपर में है। ये जिम्मेदारी, जीतने का जिम्मेदारी मैं आप लोगों को ऊपर में छोड़ के जा रहा हूं। पक्का आप लोग जिता के भेजेंगे? तो ये जो एनर्जी है आप लोग कायम करके रखना। बाकी जितने भी जो डेवलपमेंट का जो काम है वो आपका मुखिया मैं हूँ राज्य का, मेरा ऊपर आप छोड़िएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जितने भी जो स्कीम्स है मुख्यमंत्री तय करते हैं, और मुख्यमंत्री वहां से देने के बाद अपना एमएलए भी उतना ही डायनामिक्स होना पड़ता है। जैसे कि अपना केंतो जी ने उसमें डायनामिक्स बहुत ही अच्छा है इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो आज इस खुशी में जैसे इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रखा था केंतो जी ने कि अपना जो मिनी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो यहाँ पे बन रहा है उसका गैप फंड जो 12 करोड़ के लिए बोला था, ये अपना अर्सवाइल जो सियांग जब हुआ करता था तो हेडक्वार्टर यहाँ पे हुआ करता है, तो इसको डेफिनेटली 12 करोड़ से भी ज़्यादा हम भेजेंगे वहाँ से। मिनी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आप लोग अच्छा से बनाना, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हेल्थ और अपना एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम रीमैपिंग करके 24 के बाद में हम लेके जाने वाला है। मगर इमीडिएटली जो गैप फंड जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया 12 करोड़ का, मैं तुरंत इसी साल में भेज दूंगा आप लोगों के लिए। तो इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी जो गांव से 31 आलो ईस्ट के कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव से जितने भी जो पोनू पार्टी आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सीनियर लीडर्स जो रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग भी यहाँ पे जो विराजमान हैं, और फॉर्मर मिनिस्टर दो यादव साहब तो मैं तो अगर 10 साल जवान होने से दो यादव साहब को टिकट दे देना था, मगर दो यादव साहब बहुत सीनियर हो गया, क्योंकि दो यादव साहब तो काफ़ी मेच्योर्ड है, नॉट ओनली फॉर 31 आलो ईस्ट, पूरा वेस्ट सियांग का हो गया, और पूरा अपना गालो समाज का को गाइड करने के लिए बहुत ग्रास रूटेड लीडर है। तो हमको बहुत गर्व होता है, मैं भी इनका लड़का जैसे ही हूँ, और बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं। तो ऐसे टीम आप लोग अच्छे से काम कीजिएगा। इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बीजेपी। जीतेगा।